हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए क्रैश कोर्स के वीडियो में, जिसमें हम यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो यूनिट 2 है उसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किया जा रहा है कि किस तरह से एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हैं उनका फॉर्मेशन क्या है, उनका फॉर्मिंग कंपोनेंट क्या है, या फिर उनका कंपोजिशन क्या है। चूँकि प्लांट्स में काफ़ी ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है, इसलिए प्लांट्स के लिए अलग से डेडिकेटेड चैप्टर दिया गया है, ठीक। और एनाटॉमी का चैप्टर अलग से दिया गया है, जबकि एनिमल्स के लिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन करके एक ही चैप्टर दिया गया है। और आगे के यूनिट्स में इनके फॉर्मिंग एलिमेंट्स के बारे में अलग अलग बात हुई है। उन सब के लिए प्रत्येक फॉर्मिंग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग चैप्टर दिया गया है डेडिकेटेड एनिमल्स के लिए। इसलिए इसमें बस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है और प्लांट्स की एनाटॉमी पढ़ ले रहे हैं। देखिए, मॉर्फोलॉजी जो है प्लांट्स में बहुत डाइवर्स है, लेकिन एनिमल्स में मॉर्फोलॉजी कुछ कम ही है इन कंपैरिजन विद प्लांट्स। एनाटॉमी प्लांट्स में कम है। एनाटॉमी की का मतलब, जैसे अब कोई भी प्लांट रहा विद कंडक्शन बैंड और नॉन विदाउट कंडक्शन बैंड, तो बस इसी तरह से डाइवर्सिफाई हुआ प्लांट किंगडम। तो इसलिए इनको इन 2 चैप्टर्स में लिमिट करके फिनिश कर दिया गया है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं इस यूनिट के फर्स्ट चैप्टर पे। और जैसा कि हर एक चैप्टर के पहले एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया है और उनके बारे में कुछ बताया गया है, तो आइए इनके भी बारे में देख लेते हैं। कैथरीन इज़ाउ, इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा, शी रिपोर्टेड इन हर अर्ली पब्लिकेशन दैट द कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू द प्लांट वाया द फूड कंडक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू। मॉर्फोलॉजी की बात की जा रही है और इस यूनिट में इन्हीं को रखने का सबसे बड़ा जो कारण रहा, ये सेंटेंस रहा, क्योंकि इन्होंने उन्हीं कंडक्शन बैंड को समझाने की कोशिश किया और उनमें देखा कि काफ़ी अच्छा खोज किया कि जो ये टॉप कर्ली टॉप वायरसेस होते हैं वो कंडक्शन बैंड के थ्रू या कंडक्टिंग फ्लोइंग टिश्यू के थ्रू ही स्प्रे होते हैं थ्रू आउट द प्लांट। इन्होंने एक बहुत अच्छी बुक भी लिखी, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, जिसे वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी कहते हैं, ठीक। और इनको एक अवार्ड भी मिला है, नेशनल मेडल ऑफ साइंस फ्रॉम प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के थ्रू। जॉर्ज बुश ने इन्हें दिया था, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और यहाँ मॉर्फोलॉजी जो पढ़ी जा रही है वो फ्लावरिंग प्लांट्स की ही पढ़ी जा रही है, ध्यान दीजिएगा, एडवांस प्लांट की। ओके, तो इसमें पहले रूट के बारे में बताया गया है, फिर स्टेम के बारे में बताया गया है, फिर लीफ के बारे में बताया गया है। देखिए सक्सेसिवली हम नीचे से बढ़ रहे हैं टर्मिनल पोर्शन की ओर। इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताया गया है, उस इन्फ्लोरेसेंस के टॉप पे फ्लावर रहते हैं, फ्लावर फ्रूट फॉर्म करता है, उसमें सीड फॉर्मेशन होता है। इतना तो हमने पढ़ लिया। अब कुछ सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें आप किसी प्लांट को या किसी प्लांट के फ्लावर को डिनोट करना सीखते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्लांट का, जब हम लोगों ने पिछले यूनिट में पढ़ा कि क्लासिफिकेशन में रिप्रोडक्टिव पार्ट को ज़्यादा वेटेज दिया गया, तो उन वेटेज को जल्द से जल्द समझने के लिए कुछ शॉर्टकट सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस दिए गए, उनका इस्तेमाल करना सीखेंगे। क्या क्या होते हैं वो डिस्क्रिप्शन या फिर वो सेमी टेक्निकल टर्म्स क्या होते हैं, और उनमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं पढ़ा इसे, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया है।
मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया गया है कि मॉर्फोलॉजी क्या है या फिर एनाटॉमी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब देखिए रूट के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो रूट में जो फर्स्ट जनरेटेड रूट होती है उसे प्राइमरी रूट कहते हैं। उनके लैटरल ब्रांचेस निकलते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी में डिवाइड किया जाता है। दरअसल ये आप अपने चेस्ट के ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल से रिलेट कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड किया गया है। अगला सेंटेंस क्या है? द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस constitute the टैप रूट सिस्टम एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट। ठीक, टैप रूट सिस्टम और मस्टर्ड प्लांट के बारे में दिया गया। तो पिछले हम जो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं उसके थ्रू हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक तो टैप रूट सिस्टम डाइकोटिलेडनस कैरेक्टर है, और दूसरा ये मस्टर्ड प्लांट का जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए मस्टर्ड प्लांट डाइकोटिलेडनस है। इन मोनोकोटिलेडनस प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड फाइब्रस हो जाता है। कुछ देर बाद वो फाइब्रस रूट सिस्टम फॉर्म करते हैं, और ये फाइब्रस रूट सिस्टम भी कुछ दिन बाद डेड हो जाता है, जिससे कि इनकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है, बहुत छोटी होती है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। रूट, देखिए रूट्स तो हैं। अब इनमें जब भी आप पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में जितने भी पार्ट्स पढ़ने वाले हैं उनके बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होने वाले हैं सब में। तो उसी तरह से रूट देखिए, अगर जो रूट उस प्लांट के जो डिफाइनिंग फीचर होता है प्लांट का, जैसे रेडिकल से वो जनरेट नहीं होता है तो उसे एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। ठीक, उसी चीज़ को यहाँ बताया गया, रूट अराइजेस फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन द रेडिकल आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। अब इन एडवेंटिशियस रूट के कोई भी काम हो सकते हैं, फूड स्टोर करना, एनकरेज प्रोवाइड करना, ठीक, और भी जो हैं कंडक्शन में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, वो काम हो जाता है, कई सारे काम करते हैं। अब देखिए वही दे रहा है, मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम और अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये तो होगा ही, मिनरल अब्जॉर्ब करना ही है अगर रूट है तो। सॉइल प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकरेज, ठीक, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, एंड देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे जो लगता है आपको याद रखना चाहिए, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ओके, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी सिंथेसाइज करता है। ये जो एडवेंटिशियस रूट होते हैं उनके काम मैं बता रहा हूँ, उनके काम यहाँ लिखा गया है, मैं बताऊँगा क्या। यहाँ देखिए ये जो है टैप रूट सिस्टम है, ऐसे आप कह सकते हैं मस्टर्ड का रूट सिस्टम है। फाइब्रस रूट सिस्टम है, दैट इज मोनोकॉट। ठीक, मोनोकॉट हो गया। एडवेंटिशियस रूट दिखा रहा है कि यहाँ कहीं आपको रेडिकल और वो तो नहीं समझ में आएगा, बशर्ते ये देखिए सूट से अराइज हो रहे हैं ये रूट्स, तो इसलिए इन्हें एडवेंटिशियस रूट्स कहे गए हैं। अब आगे देखिए, इन रूट्स में कुछ रीजन्स डिफाइंड होते हैं। तो पहला तो स्टार्टिंग में रूट कैप होता है, जो उस रूट को जब सॉइल को पेनेट्रेट करता है रूट, तो डैमेज से बचाता है, प्रेशर से वो जो डेलिकेट सेल्स हैं, जो आगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, वो रप्चर ना हो जाएं या टूट ना जाएं, उसे ये बचाता है। ठीक, आई एम सॉरी, पता नहीं क्या दिक्कत है। A few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity। मतलब कि इस रूट कैप से कुछ मिलीमीटर ऊपर तक ही कुछ मिलीमीटर ऊपर तक ही ये रूट कैप हो गया आपका, और ये कुछ मिलीमीटर जो पोर्शन है
वो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का होता है, जहाँ सेल काफ़ी तेज़ी से डिवाइड करते हैं और रूट को आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं या फिर रूट एलोंगेशन में हेल्प करते हैं। और कुछ में आप ध्यान देंगे सेकेंडरी ग्रोथ भी होता है रूट में, तो वो बात दूसरी है। सेल ऑफ दिस रीजन और वेरी स्मॉल, अब कॉन्स्टेंटली डिवाइड होंगे तो वो अपने सेल साइज़ को तो बढ़ा नहीं पाएंगे। थिन वॉल्ड, तुरंत डिवाइड हो जा रहा है तो वहाँ कोई डिपोजिशन भी होना पॉसिबल नहीं है कि सेल वॉल में कोई डिपोजिशन हो। डेंस प्रोटोप्लाज्म काफ़ी एक्टिव है, तो वहाँ जो भी प्रोटोप्लाज्म होगा उसमें मेटाबोलाइट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए वो प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है एंड दे डिवाइड रिपीटेडली। सबसे बड़ी बात, ओके। सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड एलोंगेशन। अब ये जो ये डिवाइड हो गए हैं कॉन्स्टेंटली, वो पीछे छूटते जाते हैं और वो एलोंगेशन करते हैं, जिससे रूट लंबा होता है, ओके। एंड एनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ, ठीक। रूट इन लेंथ की बात की गई है, इसमें गर्थ वाली बात कोई नहीं आ रही है, विड्थ या फिर डायामीटर बढ़ाने की कोई बात नहीं आ रही है, यहाँ बस एलोंगेशन की बात आ रही है। दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ एलोंगेशन, ये तो जानते ही होंगे। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन क्या है कि ये जो रीजन ऑफ एलोंगेशन है, ये रूट जब ये सेल्स जब एलोंगेट हो गए तो ये भी पीछे छूट जाते हैं, फिर वहाँ डिपोजिशन या फिर और जो मॉडिफिकेशंस हैं वो वहाँ फॉर्म होते हैं या फिर उनका अकरेंस होता है। फिर जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये भी एक उसमें से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ही है कि वहाँ रूट हेयर्स भी फॉर्म होते हैं। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, अब रूट के मॉडिफिकेशंस देख लीजिए, ये एब्जॉर्प्शन के अलावा और वाटर कंडक्शन के अलावा सपोर्ट, स्टोर फूड, रेस्पिरेशन, कभी कभी ये भी ध्यान दीजिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के सिंथेसिस भी आपने पढ़ा पीछे, ये सब इन सब काम को करते हैं और हेल्प करते हैं पेड़ को या फिर प्लांट को। टैपरूट सिस्टम ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। देखिए ध्यान दीजिए, इस पे मैं अपने फेसबुक पेज एल्टम साइंटिया /बायोलॉजी पर, अभी बायोलॉजी पर ही ज़्यादा एक्टिव हूँ, केमिस्ट्री पर नहीं, तो एल्टम साइंटिया बायोलॉजी पर इस पे क्वेश्चन दिया गया है कि टैप रूट सिस्टम जो है, कैरेट और टर्निप एक टैप रूट सिस्टम है। जो स्वीट पोटैटो होता है, शकरकंद जिसे कहते हैं, वो एडवेंटिशियस रूट होता है, ओके। गेट स्वॉलन एंड स्टोर फूड, दे कैन गिव सम मोर सच एग्जाम्पल, मतलब और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसे हम देख सकते हैं। एक मिनट में अपना फ़ोन ज़रा साइलेंट कर लूँ, ओके। अब देखिए प्रॉप रूट की बात कर रहा है कि बैनियन में जो है प्रॉप रूट होता है, सिमिलरली स्टिल्ट रूट भी आप पाते हैं, ठीक। जो मेज़ या शुगर केन के नीचे जो स्टेम के पार्ट से निकलता है वो उसे स्टिल्ट रूट कहते हैं। अब उसका काम तो आप समझ ही गए होंगे, अगर मेज़ या शुगर केन आपने देखा होगा तो। चलिए बता भी देता हूँ कि ये बस एनकरेज प्रोवाइड कराते हैं कि जो मेज़ होता है बहुत लंबा होता है इसका स्टेम, और ऊपर जो इसकी बालियाँ होती हैं, जो मेज़ फॉर्म होता है वो काफ़ी हैवी होते हैं, तो उसे टूटने या झुकने से बचाने के लिए स्टिल्ट रूट होता है। सेम कंडीशन शुगर केन में भी होता है। चूँकि बैनियन ट्री बहुत घना और इसकी कैनोपी बहुत लार्ज होती है, इसलिए इसमें प्रॉप रूट्स सपोर्ट प्रोवाइड कराता है प्रॉप रूट। कुछ न्यूमेटोफोर्स होते हैं, देखिए न्यूमा जहाँ आए वो तो एयर से आप समझते ही हैं, फोर्स मतलब कैरियर होता है, एयर कैरिंग जो रूट्स होते हैं उन्हें न्यूमेटोफोर्स यहाँ कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
ये तीनों एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। ये न्यूमेटोफोर्स हो गए, ये टैप रूट सिस्टम की बात हो गई, और ये एडवेंटिशियस रूट की बात होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्टेम के बारे में आप पढ़ेंगे। स्टेम के बारे में क्या बताया जा रहा है कि अ स्टेम, देखिए इसे शॉर्ट किया गया है, अ स्टेम डेवलप्स फ्रॉम द प्लीम्यूल। ओके, रूट क्या था, रेडिकल से हुआ था, डेवलप हुआ था, लेकिन यहाँ प्लीम्यूल होता है। ये नोड और इंटर नोड बियर करता है। ओके, नोड और इंटर नोड बियर करता है। किसी किसी चीज़ में, किसी किसी प्लांट में ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, और यहाँ फोटोसिंथेट्स दिया गया है। ठीक, चलिए पढ़ लेते हैं, क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहता पूरा सेंटेंस। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांच bearing leaves, flowers and fruits. It conducts water, minerals and photosynthesis. यहाँ कहने का मतलब है कि इसके कंडक्शन से बताया जा रहा है कि ये कंडक्टिंग पार्ट भी होता है जिसमें फोटोसिंथेट्स होते हैं। चलिए ज़रा फोटोसिंथेट्स की हम मीनिंग देख लें, एक मिनट, सॉरी टाइम लग सकता है। ओह फोटोसिंथेट्स प्लूरल बता रहा है, हमको ये करना पड़ेगा फोटोसिंथेट। ओके, व्हाट इज फोटोसिंथेट? आई एम सॉरी, बट मैंने चेक किया था तो यहाँ फोटोसिंथेट का मतलब दिया था, एक बार और चेक कर लेते हैं, कि फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, बस इतना सा मतलब होता है फोटोसिंथेट का। हाँ, a chemical product of photosynthesis, any compound that is product of photosynthesis, वही चीज़ है फोटोसिंथेट्स का कंडक्शन करता है। अब इनके मॉडिफिकेशंस देख लेते हैं। ये organ of पेरिनेशन to tide over condition for unfavorable growth। देखिए ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन से क्या मतलब है? ये जो ग्रीन स्टेम होते हैं, कंडक्शन प्रोवाइड कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, वो सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन से क्या मतलब है? ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन आप एक जो स्वीट पोटैटो के बारे में कहा गया था उससे आप ले लीजिए, या फिर पोटैटो से ही ले लीजिए, या फिर कोई और भी चीज़ है, जैसे यहाँ जिंजर, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ज़मीन खंड, कोलोकेशिया, ये सब, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। तो इनसे मतलब क्या है? ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन में आप पोटैटो को कैसे शो करते हैं, या कैसे उसकी बुआई करते हैं? तो उनके आइज़ को अलग अलग पार्ट में काटते हैं और उन्हें बो देते हैं। तो वो दरअसल क्या था, ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जब मौसम चेंज होने लगता है, आलू के प्लांट को समझ में आता है कि नहीं, अब ये हमारा मौसम हमारे प्लांट के लिए अब अनफेवरेबल होने वाला है, तो फूड मटेरियल स्टोर करने लगता है, और उसमें एक आई, जो पोटैटो होता है उसमें कई सारे आईज बन जाते हैं, और आप उसे अगले साल बोते हैं। एक सीज़न में वो पोटैटो प्लांट ना ख़त्म होके आप बो के उसके पेरिनेशन, मतलब कई ईयर बाई ईयर आप उसको पेरिनेट कराते हैं। ठीक, टेंड्रिल्स फॉर्म करता है। ठीक, टेंड्रिल्स का देखिए एक्सिलरी बड से फॉर्मेशन होता है। अब इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, सॉरी मैं वो हाईलाइट करना भूल गया। और टेंड्रिल का काम क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा, ये याद कर सकते हैं, कुकुम्बर, पम्पकिन एंड वाटरमेलन, ग्रेप वाइन में भी होता है। अब आगे बढ़ते हैं, थॉर्न्स के बारे में पढ़ते हैं। Auxiliary bud of the stem may also get modified into woody, straight and pointed thorns। देखिए ज़रा, auxiliary bud एक तो टेंड्रिल बना रही है, और auxiliary bud यहाँ थॉर्न भी बना रही है। ओके, कुछ में ये फ्लैट हो जाता है और फोटोसिंथेसिस के एरिया को बढ़ाता है, जैसे कि फूड फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है। फ्लैशी सिलेंड्रिकल हो जाता है किसी में, जैसे कि यूफोर्बिया। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ टेंड्रिल दिखाया गया है, पोटैटो के बारे में बताया गया है, ये आइज़ हैं। ठीक, ये जिंजर है, इसका भी एक पार्ट, ये देखिए टर्मिनल पार्ट पे बड्स होते हैं, तो इसे भी
आप अगले साल शो कर सकते हैं खेतों में। बोगनविलिया में थॉर्न दिखाया गया है, ठीक, यही चीज़ दिखाया जा रहा है। और में भी यहाँ नोड से रूट निकल रहा है, तो ये भी एक ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का ही काम कर रहा है ऑक्सैलिस में। अंडरग्राउंड स्टेम as grass and strawberry spread to newness, and when older plants die new plants is formed। इसमें पीछे के जो प्लांट्स का स्टेम होता है वो डाई होता रहता है और आगे नए प्लांट बनते रहते हैं। मिंट और जैस्मिन की क्या बात है, स्लेंडर लेटरल ब्रांच arises from the base of the main axis and after growing aerially forms sometimes arch downward। तो ये आगे बढ़ते हुए नीचे झुक जाते हैं, फिर ऊपर बढ़ते हैं, फिर नीचे झुक जाते हैं, ठीक। तो ये एनकरेज भी प्रोवाइड करा रहा है, रूट ही नहीं स्टेम भी एनकरेज प्रोवाइड करा रहा है। कुछ में रोजेट बन जाते हैं लीफ के ही, कुछ में टफ्ट बना लेते हैं रूट का, जैसे ऑक्सैलिस में आपने देखा इन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया एंड आइकॉर्निया ये रूट और रोजेट और टफ्ट बनाने की बात है। इन बनाना एंड पाइनएप्पल एंड क्राइसैंथेमम द लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम। देखिए ये बनाना और पाइनएप्पल की बात कर रहा है कि इसके जो स्टेम होते हैं ज़मीन के नीचे ही डेविएट होते हैं अपने मेन स्टेम से और ज़मीन के ऊपर कुछ दूरी पे आके निकलते हैं, ठीक, और वो लीफी शूट्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब लीफ के बारे में पढ़ते हैं। डेवलप्स एट द नोड, नोड में बनता है। पियर्स बड इन एक्साइल, जिस ऑक्सिलरी वर्ड्स की बात कर रहे थे। ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम आर अरेंज्ड इन एक्रोपीटल ऑर्डर। एक्रोपीटल ऑर्डर आगे इन्फ्लोरेसेंस में पढ़ेंगे, बट ये भी समझ लीजिए एक्रोपीटल ऑर्डर में न्यूएस्ट ऑन द टॉप होता है, ठीक, न्यूएस्ट ऑन द टॉप होता है, ओल्डेस्ट ऑन द बेस होता है, ठीक। ये इस तरह का बनाते हैं। ऊपर छोटे और नए लीव्स होंगे, नीचे बड़े और पुराने लीव्स होंगे। एक्रोपीटल ए बन गया, आप क्रोपीटल लिख लीजिए, जो भी है इसी तरह का शेप फॉर्म करते हैं, ओके। A typical leaf consists of three main parts: leaf base, petiole and lamina। लीफ बेस जो होता है वो अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक, और इसके जो जहाँ पे ये अटैच होता है वहाँ स्टिप्यूल पाया जाता है। और मोनोकॉट्स जो होते हैं उनमें ये जो बेस है ये पूरे स्टेम को घेर लेता है, तो वहाँ स्टिप्यूल के कोई चांस ही नहीं होता, कवरिंग सीथ बना लेता है। लीफ बेस जो होता है वो स्वॉलन भी हो सकता है, कुछ में स्वॉलन होता है, पता नहीं यहाँ दिखाया गया है कि नहीं, यहाँ उतना क्लियर नहीं है, लेकिन ये जो लीफ दिखाया गया है हिबिस्कस का है, हिबिस्कस रोज साइनेंसिस या चाइना रोज भी इसे शायद कहते हैं। तो ये जो होता है स्वॉलन होता है ज़रा, तो उसी की बात कर रहा है, तो उसे पल्विनस कहते हैं, ठीक। आगे देखते हैं लैमिना। लैमिना आप जानते ही होंगे, ये लैमिना है, ठीक, और ये जिस स्टॉक से लगा हुआ है लीफ बेस पे उसे पेटियोल कहते हैं, हो गए लैमिना या लीफ प्लेट भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। द मिडिल प्रोमिनेंट वेन, इसकी बात कर रहा है, ये जो वेन है इसकी बात हो रही है। तो कह रहा है कि अ मिडिल प्रोमिनेंट वेन विच इज नोन एज मिडरिब, ठीक, वेन प्रोवाइड रिजिडिटी टू लीव ब्लेड एंड एक्ट एज चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये कौन नहीं जानता होगा ये क्यों है, और इस पे भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, आगे आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेनेशन। वेनेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड द वेनलेट। यहीं से मैंने क्वेश्चन पूछा है कि
मोनोकॉट्स को एडवांस माना गया है या फिर वो एडवांस होते हैं, तो क्या उन्हें ज़रूरत पड़ी कि अपने लीफ में पैरेलल वेनेशन कराने की का इवोल्यूशन उन्होंने अडेप्ट किया। देखिए, दरअसल बात ये है कि जब ये रेटिकुलेट वेनेशन होता है तो कुछ पार्ट्स में हो सकता है, कुछ पार्ट्स में हो सकता है कि कंडक्शन बहुत प्रॉपरली ना हो पाए और कुछ पार्ट में बहुत अच्छे से हो जाए। तो क्या सेल सिंक्रोनाइजली काम कर पाएंगी एक साथ इफ़िशियंसी से, सेम इफ़िशियंसी से काम कर पाएंगी? नहीं। तो इसीलिए इनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और इनको जब सारे सेल्स एक सिंक्रोनस वे में काम करेंगे, सबके पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द प्लांट जब कांस्टेंट होगा, तो सब आपस में एक साथ सिंक्रोनाइज्ड वे में काम कर पाएंगे और लाइफ को कंप्लीट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब कि आसानी से कर पाएंगे। ठीक, यहाँ जो रेड मार्क किया हूँ उसके मैंने मीनिंग्स चेक किए हैं, उन्हें मैं बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ नेट कनेक्शन लैग कम होने की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो मैं आपका टाइम नहीं किल करना चाहता। रेटिकुलेट का मीनिंग मैंने ढूंढा था, तो नेट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उस तरह को के चीज़ को भी रेटिकुलेट आप कह सकते हैं, किसी भी चीज़ को जो भी नेट लाइक स्ट्रक्चर बियर करता है। ठीक, और दूसरा पैरेलल। यही दोनों टाइप के वेनेशन होते हैं, एक रेटिकुलेट, एक पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट टैप रूट सिस्टम में पाया जाता है, वो आपने पहले पढ़ चुका है पिछले ही यूनिट में, और पैरेलल मोनोकॉट्स में होता है, जो कि यही क्लासिफिकेशन के आधार भी बने थे। टाइप्स ऑफ लीव्स। अब लीव्स कितने तरह के होते हैं? अभी तो लीव्स के अंदर वेनेशन हम लोगों ने देखा, अब लीव्स की बात करते हैं। सिंपल मीन्स एक रैकिस हुआ और उस पे लैमिना फॉर्म हो गया। ठीक, ये लैमिना फॉर्म हो गया, बस। इंसीजन है, इंसीजन भी है इसमें कहीं कहीं, लेकिन ये इंसीजन रैकिस तक नहीं पहुंचता, बस यही डिफरेंस है। और कंपाउंड लीफ में ये इंसीजन रैकिस तक पहुंच जाता है। तो देखिए, ये टोटल एक लीफ है। ठीक, ये टोटल एक लीफ थी, इसका इंसीजन रैकिस तक पहुंच गया और ये अलग अलग एक लीफ में डिवाइड हो गया। ठीक, ये अलग अलग एक लीफ में डिवाइड हो गए हैं और रैकिस तक इनका इंसीजन पहुंच गया है। तो अब देखिए, सिंपल और कंपाउंड तो हमने डिफाइन कर लिया। सिंपल और कंपाउंड में भी एक पिन्नेट हो सकता है, एक पामेट हो सकता है। पिन्नेट मतलब ये रैकिस है और इसका एक पिन्ना है। ठीक, पिन्ना भी इसे कहते हैं, लैमिना जो होता है, एक रैकिस पे एक पिन्ना। ठीक, लेकिन यहाँ जो होते हैं पामेट, पाम आपने देखा है, अपना हाथ, ये आपका हाथ है, आपका हाथ नहीं, टिपिकल हाथ है। तो एक पॉइंट पे 5 प्रोजेक्शन होते हैं, इसीलिए इसे पामेट टाइप कहते हैं, बस यही बात है। आगे पहुँचते हैं। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ दे दिया गया। ओह, एग्जाम्पल देखना, याद करना ज़रूरी है। यहाँ नीम दिया है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का। ठीक, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का नीम। दूसरा है पामेटली कंपाउंड लीफ में दिया है सिल्क कॉटन। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिलोटैक्सी। फिलो मीन्स लीफ या ग्रीनी स्ट्रक्चर, और टैक्सी टैक्सोनॉमी से आया है, अरेंजमेंट लिया गया है। इसका अर्थ इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच।
ठीक, किसी भी ब्रांच पे या स्टेम पे लीफ का अरेंजमेंट कैसा है। ठीक, अल्टरनेट मीन्स क्या है कि अगर आपका ये स्टेम है और एक नोड यहाँ से निकला हुआ है तो दूसरा यहाँ से निकलेगा, तीसरा यहाँ से निकला है तो चौथा यहाँ से निकलेगा। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, अल्टरनेट हो गया ये। अब मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ फिलोटैक्सी, अल्टरनेट हो गया, और ऐसा पाया जाता है चाइना रोज़, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर में। इन अपोजिट में क्या होगा कि यहाँ पे तो आपका है ही, जस्ट इसके अपोजिट में भी एक वो होगा, लीफ निकलेगा। इसके अपोजिट यहाँ पे लीफ निकलेगा, इसके अपोजिट यहाँ पे लीफ निकलेगा। सॉरी, प्रोसीजर में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे लीफ निकलेगा। ऐसा एग्जांपल कैराट्रोपिस एंड गुआवा में आप देख सकते हैं। ओके, होल्ड की बात आती है, अपोजिट तो रहेगा ही, लेकिन वही पामेट वाला स्ट्रक्चर हर एक नोड पे रख दिया जाएगा तो वो होल्ड हो जाता है, लाइक इन अल्स्टोनिया। ओके, अब देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स कभी कभी टेंड्रिल भी फॉर्म करते हैं, कभी कभी स्पाइन भी फॉर्म करते हैं। ध्यान दीजिएगा, थॉर्न क्या था और यहाँ स्पाइन किसको बोला जा रहा है। स्पाइन जो बना है लीव से बना है और थॉर्न जो बना है स्टेम से बना है, स्टेम या ऑक्सिलरी वर्ड से बना है। ओके, फ्लैशी लीव्स कभी कभी फूड भी स्टोर करते हैं, लाइक ऑस्ट्रेलियन अकेसिया लीव्स आर शॉर्ट लिव्ड भी होते हैं, कभी कभी ये मर जाते हैं तो स्टेम को मॉडिफाई होना पड़ता है। ठीक, कुछ में इंसेक्टिवोरस प्लांट में ये काफ़ी अच्छा मॉडिफिकेशन कैरी करते हैं और न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं इंसेक्ट्स को ट्रैप करके। ओके, तो अब मुझे लगता है ज़्यादा लंबा लेक्चर ना देते हुए इनफ्लोरेसेंस फ्लावर वाला पार्ट हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।